साक्षरता अभियान। क्या कोरोना और वैक्सीन। गोरखपुर के सभी श्रोताओं दर्शकों को नमस्कार। विश्वास न्यूज की इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और इंग्लिश समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं जहां चुनाव और कोविड पैंडेमिक पर आप लोगों से बात की। डॉक्टर VN अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब ने म्यूट भी कर लिया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया है, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितना ही घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां भी शेयर होने लगी हैं। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत हो रही है। अगर आप में से किसी को भी हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना है, फैक्ट चेकर्स से कुछ सवाल पूछना है, तो आप चैट बॉक्स में अपना सवाल या क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट में अपना सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। हमारी वेबिनार्स की सीरीज में हमने देश के जाने माने एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स को आपसे अब तक रूबरू कराया। आज भी इसी क्रम में हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ल जी सांसद हैं, अभी मुख्य सचेतक राज्यसभा से में हैं और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ल जी जुड़ेंगे, मैं उनका अभी से स्वागत करता हूं। डॉक्टर राकेश ठाकुर डायरेक्टर निम्स हमसे जुड़ने वाले थे, प्रस्तावित था, लेकिन सुनने में आ रहा है उन्हें कोई इमरजेंसी हो गई है। फिर भी कोशिश रही, अगर वो जुड़ते हैं तो हम आपसे उन्हें रूबरू कराएंगे। और डॉक्टर VN अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं नारायणी हॉस्पिटल गोरखपुर के। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं मेरी टीम के साथ भी आपको रूबरू कराना चाहता हूं। आज की इस वेबिनार में मेरे अलावा श्री गौरव तिवारी, उमम नूर आपसे मुखातिब होंगी। अमनप्रीत हमारे साथी प्रेजेंटेशन डेस्क संभाल रही हैं। गोरखपुर के दैनिक जागरण के समाचार संपादक मदन मोहन जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, जो आपसे बीच में रूबरू होंगे। इस तमाम भूमिका के बाद एक बहुत जरूरी बात भी आपसे करनी है। आज की इस वेबिनार को शुरू करते हैं। मैं मेरे साथी फैक्ट चेकर साथी श्री गौरव तिवारी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की कमान संभालें। ओवर टू यू गौरव जी। 2020 को कोविड-19 संक्रमण को एक वैश्विक इमरजेंसी के तौर पर घोषित कर दिया। इसके बाद भी मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई, जिसके कारण WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया, ताकि सभी देश तैयार हो सके इस लड़ाई से लड़ने के लिए। नेक्स्ट। जैसा कि आप लोग पिछले 1 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं और तमाम चीजें, लक्षणों के बारे में आपको पता है कोरोना के, लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ खास लक्षणों के बारे में आपको बता देते हैं, जिससे कि अगर आपको किसी तरह की स्थिति से अगर 2-4 होना पड़े तो आप सावधानी बरत सकें। अधिकतर संक्रमित जो कोरोना के मामले वो माइल्ड से मॉडरेट होते हैं, यानी कि सामान्य से मध्य श्रेणी के होते हैं। ऐसे मामले में अधिक मेडिकेशन की जरूरत होती नहीं है। सामान्य से मेडिकेशन और घर में रहकर क्वारंटाइन होकर आप ठीक हो सकते हैं। अगर हम आम लक्षणों की बात करें तो इसमें आपको बुखार आएगा, सूखी खांसी हो सकती है और ज्यादा थकान महसूस होती है। इसके साथ ही ऐसे भी लक्षण हैं जो कम देखने को मिलते हैं। अगर कम देखने वाले लक्षणों में अगर हम बात करें तो दर्द, गले में खराश, दस्त, कंजक्टिवाइटिस या सिर दर्द होना या स्वाद या गंध का पता न चलना, या कभी कभी त्वचा पर दाने आ जाते हैं या उंगलियों और अंगूठों का रंग बदल जाता है। ये ऐसे मामले हैं, अगर आपके सामने आते हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही इसके कुछ गंभीर मामले भी हैं। अगर गंभीर मामले आए तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है और सीधे सीधे मेडिकल सहायता लेनी है। जैसे गंभीर मामलों में अगर हम कहें
तो सांस लेने में कठिनाई होती है, या पूरी सांस का ना आना होता है, सीने में दर्द होता है, या दबाव होता है, बोलने या चलने फिरने की क्षमता खत्म होना होता है। हम आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि अगर आपको समय पर इलाज मिल जाए, समय पर अगर आप इलाज ले लें, तो ये कोरोना से आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं अब इसके जो कुछ इसके अगर संक्रमण से बचने के कुछ उपाय हैं जिनको अगर आप आजमाते हैं तो आपको ये कोरोना होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले सावधानी बरतें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। इसके साथ ही किसी भी परिचित व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ऐसा होने से आपको कोरोना होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ आप हाइजीन का ख्याल रखें। इसके लिए आप अपने हाथों को साबुन और पानी की मदद से लगातार धोएं, समय नियमित अंतराल पर धोएं। इस दौरान आप कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें। इसके साथ अगर आपको साबुन और पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर से भी इसके वायरस मर जाता है, तो आप इसका ख्याल रखें। इसके साथ आप एक बात और ख्याल रखें कि खांसते या छींकते वक्त अपने हाथ, मुंह, नाक को और कोहनी को या फिर टिश्यू पेपर से हमेशा ढक के रखें। इसके साथ अपने हाथों को किसी भी दूसरी जगह से छूने के बाद अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप कोरोना से दूर रह सकते हैं। और इसके साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी करें, यानी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये सबसे जरूरी है कोरोना की लड़ाई के लिए। इसके साथ ही जिन चीजों को लोग लगातार छूते हैं उनको आप लगातार सैनिटाइज करते रहें। जैसे कि आप देखेंगे दरवाजे की कड़ियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक और स्विच होते हैं, इनको आप नियमित रूप से साफ करते रहें। दरअसल इसमें एक सबसे बड़ी जरूरत है कि आप जितना सतर्क और जागरूक रहेंगे, कोरोना से आपका उतना अच्छा बचाव हो सकता है। मेडिकल सहायता की जरूरत कब पड़ेगी? दरअसल हम डॉक्टर BN अग्रवाल की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर साहब। जी हाँ, बताएं। सर नमस्ते सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपने इतने व्यस्त समय में हमारे लिए कुछ समय निकाला और हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सर ये जानना चाहते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी कोरोना में कब जरूरत पड़ती है और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, ताकि अगर ऐसी स्थिति में अगर हम कभी फंसते हैं तो कोरोना से बच सकें। देखिए, मेडिकल इमरजेंसी की जो सवाल है, वैसे तो अगर आपको कोरोना के लक्षण आ गया, कोरोना डिटेक्ट हो गया जांचों में, तो जो सरकारी गाइडलाइन है, जो सरकारी दवाइयां मिल रही हैं, ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर के पास से आप जाएंगे तो शुरुआत में वो लगभग वही दवाइयां देगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज है इसमें ऑक्सीजन का लेवल। आप लगातार ऑक्सीमीटर से अपने उंगलियों का ऑक्सीजन कम से कम बीच वाली उंगली में 15 से 20 सेकंड अगर नापते रहें दिन में 2 बार 3 बार, और बेहतर होगा कि कुछ चल कर नापें। अगर आप 5-6 मिनट चलने के बाद नापते हैं और अगर ये ऑक्सीजन 94 और 93 के नीचे बार बार आता है तो आप सतर्क हो जाएं और आप ये समझ लें कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात है और तत्काल किसी डॉक्टर के पास जाके सलाह लें। तो मुख्य चीज जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन है। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध नहीं है, गांव के एरिया है या किसी वजह से नहीं उपलब्ध हो पा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि सांस लेने की गति आपकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो भी है वह करीब 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस ले रहा है, लेकिन अगर आप सांस की गति 20, 22, 24 तक पहुंच जा रही है कि 1 मिनट में हम तेज तेज सांस ले रहे हैं, ऐसा आपको एहसास हो रहा है, आपको सांस फूलने की एहसास हो रहा है कि मैं चल रहा हूं तो मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, तो यह एक इंडिकेशन है कि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा होगा। तो ऐसे केस में अगर आपका ऑक्सीमीटर नहीं है तो भी आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लें। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने बिल्कुल अच्छा बताया कि दरअसल कि जब आपकी सांस लेने में कोई दिक्कत आए तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर आप सही समय पर सही इलाज मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी जान बच जाएगी। आपको कोरोना से जो भी सिम्टम, जो भी परेशानियां होने वाली भविष्य में वो नहीं होगी। यहाँ पर मैं दरअसल हमारे साथ डॉक्टर सर शिव प्रताप शुक्ल जी जुड़े हुए हैं, श्री राज्यसभा सांसद हैं। सर आप सुन पा रहे हैं हमको? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सर पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर हम पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं, जो आप कोरोना के साथ भी हमने देखा बहुत सारी अफवाहें आ गई और हम इस बात से उसका प्रयास किया कि इन अफवाहों पर हम लगाम लगाए, हम लोगों को सही संदेश दें। तो और लोग भ्रमित हो रहे हैं लगातार वैक्सीन को लेकर, उनके तमाम सवाल आ रहे हैं सामने। तो ऐसे में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वैक्सीन के लिए वो कैसे प्रेरित करना चाहते हैं आप उनको? देखिए गुरु जी, बहुत साफ स्थिति है कि इसका संदेश तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपना एम्स में जाकर के वैक्सीन लगा करके जो है वह 1 मार्च को उन्होंने पहली बार संदेश देने का काम किया, मैं लगवा रहा हूं।
और उसी के बाद वैक्सीनेशन का क्रम भी शुरू हो गया था। आज तो मुझे लगता है कि काफी लोग आगे बढ़ करके वैक्सीनेशन अपना करवा रहे हैं। शुरू में जरूर कुछ राजनीतिक दल के नेता लोगों ने उसको बीजेपी की वैक्सीन, मोदी वैक्सीन इस प्रकार से कर दिया, जो उचित नहीं था। आज वो भी लगवाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इधर का जो सेकेंड राउंड का जो कोविड का वो बढ़ा, उसमें लोग सचेत हुए और सचेत होने के बाद फिर वैक्सीनेशन की तरफ पूरी तौर पर जुड़ गए हैं। और आज मैं ये कह सकता हूं कि इसमें लगभग पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में वैक्सीनेशन न हो रहा हो। दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कुछ अफवाह फैलाने के वैक्सीनेशन की कमी का करते रहे, जब वहां भी देखा गया तो पता लगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 45 लाख उनको वैक्सीन दे रखा है। वो केवल अपने यहाँ खरीदे 8 लाख वैक्सीन, जबकि 9 लाख से अधिक तो प्राइवेट का डॉक्टर्स और उनकी क्लिनिक ने खरीद दिया था। अब मुझे लगता है गौरव जी कि सतर्क होकर के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। किसी प्रकार का अब दुष्प्रचार लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति जो है, तो मैं भी ये चाहूंगा जरूर कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क हर स्थिति में जरूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी रखें, और जो डॉक्टर वी एन अग्रवाल साहब अभी जो ये बता रहे थे, निश्चित ही सतर्कता इसकी सबसे बड़ी दवा है। हम आप सतर्क हैं। देहात में भी अब धीरे, पहले मुझे कहने में हिचक नहीं है कि देहात में लोग इसको थोड़ा नहीं मान रहे थे, अब वो भी मान रहे हैं, अब वो भी मास्क लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम हुआ कि पूरे विश्व में, अब यहाँ की आबादी अधिक है, अन्यथा करोड़ों वैक्सीन जब लग चुका तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये आज तक के डेट में जो है, जरा ये बता रहा हूं आपको जी, आज कल तक के डेट में ये 27,17,03,72 वैक्सीन लगे फर्स्ट जिन्होंने डोज लिया, और 3,18,03,77 ये 24 घंटे की स्थिति है कि जिसमें लगने का काम हुआ। तो इस प्रकार से इधर 24 घंटे में 30,35,07,000 ये तो 24 घंटे में 30,35,749 ये वैक्सीन केवल 24 घंटे में लगे। तो वैक्सीन अब लगवा रहे हैं लोग, और जब प्रधानमंत्री जी बार बार इसकी अपील किए हैं, डॉक्टर्स अपील किए हैं हर जगह, तो अब उसमें जो लोगों में दहशत रहा करती थी, जो लोग कहते थे कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे, अब वो लगवा रहे हैं। ये स्थिति है। आप वैक्सीनेशन को लेकर जो जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दी। हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन के बिना नहीं हरा सकते। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और वैक्सीन के लिए जरूर जाएं। इसके साथ ही मैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये सोचिए कि यहाँ कोवैक्सीन भी चल रही है, कोविशील्ड भी चल रही है, स्पुतनिक भी आ गई है, अब वह भी वैक्सीन पूरी तौर पर भारत सरकार ने ये कहा कि जैसे इसी जून के महीने में 1 करोड़ से 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन हम लगवाएंगे। इसी जून के महीने में 1 करोड़ से अधिक लगवाने की बात। जी सही बात है। आपने कहा कि सरकार लगातार वैक्सीन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, बिल्कुल सही है, और क्योंकि वैक्सीन से ही हम कोरोना को पराजित कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं प्रताप जी एक चीज यहाँ मैं ये भी एड ऑन करना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और जहां तक अभी ये कहीं भी भ्रम दूर दूर तक अगर रह भी गया है, चाहे वो माउथ पब्लिसिटी से हो या किसी भ्रामक जानकारी से हो, तो विश्वास न्यूज, दैनिक जागरण यही कोशिश कर रहा है, हमारी वेबिनार भी उसी का हिस्सा है कि यस फॉर वैक्सीन, टीके को हाँ कहिए
और देश से इस बीमारी को भगा डालिए। तो हम पूरी इस कोशिश में लगे हुए हैं, यही मुहिम लेके लोगों तक पहुंच रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि लोग लगातार इन वेबिनार्स में हमसे जुड़ रहे हैं, वो आगे आगे अपने परिचितों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ एक तरीके का एक सच के साथी का चैंप बनकर इस मुहिम को आगे पहुंचाएं और वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में इस अपनी भागीदारी पूरी तरह से निभाएं। गौरव कैरी ऑन। अमित जी, प्रिंट मीडिया में मैं जो महसूस करता हूं कि जितनी सकारात्मक बातें दैनिक जागरण ने लिखा है उसकी प्रत्येक व्यक्ति सराहना कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति सराहना कर रहा है कि दैनिक जागरण ने तो सकारात्मकता को हद कर दिया कि देने के लिए, और प्रेरित किया है, लेख लिख करके और सब कर करके प्रेरित किया है लोगों को। लोग स्पष्ट रूप से महसूस किए कि नहीं, हमको वैक्सीनेशन कराना ही चाहिए। मैं इसके लिए बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो भी जितना उतना कम ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने दरअसल दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज की मुहिम ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आए, इसीलिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। मैं दरअसल श्री मदन मोहन सिंह जी से मुखातिब होना चाहूंगा। ये हमारे गोरखपुर दैनिक जागरण के समाचार संपादक हैं। सर आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहे तिवारी जी, सुनने और पहचान भी रहे हैं। सर ये दरअसल ये पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गोरखपुर में वैक्सीन को लेकर किस तरह का क्रेज है, लोग किस तरीके से उसको ले रहे हैं वैक्सीन के लिए, शुरुआती किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? शुरुआती दौर में कुछ झिझक थी, ठीक है, कम लोग पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे संक्रमण बढ़ा और मौतों का सिलसिला बढ़ा, उसके बाद से लोगों में तो जब थोड़ा डर महसूस हुआ तो संख्या बढ़ने लगी। अब ठीक है, क्रेज है। यहाँ तक ये है कि लोग इतवार को भी इतवार को वैक्सीनेशन नहीं होता है, लेकिन वो पहुँच जा रहे हैं, इतवार को भी पहुँच जा रहे हैं वैक्सीन सेंटर पे। वो स्लॉट कहीं से गलती से हो जा रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि अब भीड़ अच्छी है। गोरखपुर में करीब करीब 5 लाख लोगों का टीका हो चुका है, उसमें 1 लाख के आसपास वो दूसरे डोज वाले दोनों डोज पूरा हो गया लोगों का। अब ठीक है, अपेक्षा करें अभी जैसे हम लोगों की जो मुहिम चल रही है, इस तरह की मुहिम की अभी आवश्यकता है, क्योंकि अभी बहुत लोग ऐसे हैं पॉकेट्स में जो इसे कहीं ना कहीं उनमें कोई एक भ्रम की स्थिति है, डर है। जैसे कि आज कुछ लोगों ने हमको बताया कि कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि हम अपील करेंगे कि टीका लगवाएं। तो मैंने कहा कि मैं उन्हीं को छापूंगा, उन्हीं की अपील को छापूंगा जो स्वयं टीका लगवाए होंगे, क्योंकि बिना टीका लगवाए कोई अपील करेगा ये नहीं चलेगा अखबार में छपने के लिए। खुद टीका लगवाए, जैसे कि शिव प्रताप शुक्ल जी ने लगवा लिया है टीका, हम लोगों ने फोटो भी छापी थी, और डॉक्टर साहब तो फ्रंट लाइन वर्कर्स में आते ही हैं, दोनों लगवा ही लिया है। और मेरा भी दोनों हो गया है, मोदी जी और मैंने एक ही दिन लगवाया था पहला, और दूसरा 50 दिन के गैप पे। और मैं शिव प्रताप शुक्ल जी को, वीएन अग्रवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और बाकी जो भी गोरखपुर के लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार से, सबने अपना कीमती समय निकाला है। आपका सर, हाँ हमारे पास थोड़ा समय कम है और आपके मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ भाई इसको। जी सर, जी सर। और हमारे पूरे जागरण परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको अभिवादन है। चलिए ठीक है। दरअसल अभी आप लोग बात कर लेते कि दरअसल जब ये कोरोना का समय चल रहा है तो म्यूटेशन की बात चल रही है। जब कोई वायरस किसी कोशिका में जाता है किसी के भी, तो वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेटेड के दौरान वो इस तरह से अपने बदलाव करता है ताकि वो उसकी जिस व्यक्ति के अंदर जा रहा है उसकी जो इम्यूनिटी है उसको हरा सके या उससे बच सके, तो इसी को म्यूटेशन कहा जाता है। और जब लगातार ये म्यूटेशन होते हैं तो इनको हम वेरिएंट कहते हैं। इसके साथ ही हम ये जो नए वेरिएंट्स हैं, पर वैक्सीन का क्या असर होगा, ये सबके दिमाग में चल रहा है, सवाल लगातार आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये जो नई वैक्सीन आई है उनमें जो नए वेरिएंट्स है उनमें वो काम करती हैं। वो एक आपको इतनी एंटीबॉडी बना के देती हैं कि आपको कोरोना एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये वैक्सीन जरूर लें, ये काम करती है। नेक्स्ट प्लीज। अब बात कर लेते हैं। दरअसल हमारे जो देश में 3 वैक्सीन अप्रूव हुई है अभी तक। कोविशील्ड हुई है, कोवैक्सीन हुई है, स्पुतनिक हुई है।
इन तीनों वैक्सीनों का अलग अलग तरीके से काम करती हैं। और जो जैसे कि अगर हम बात करें तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो एक चिंपैंजी के एडेनो वायरस से को मॉडिफाई करके बनाई गई है, जो कि हमें हमारे शरीर में जाके कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करती है। इसी तरीके से अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन में एक इनएक्टिवेटेड वायरस होता है जो किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकता है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम है उसको तैयार करता है कि वो कोरोना वायरस की लड़ाई में लड़ सके। इसके साथ ही रूस की स्पुतनिक भी हमारे यहाँ आ रही है। अब उसका प्रोडक्शन भी यहाँ स्टार्ट हो रहा है और जल्दी से अभी लगना स्टार्ट हो गई है और जल्दी हो सकता है कि बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ लगना शुरू हो जाए। दरअसल डॉक्टर बीएन अग्रवाल से मैं ये ले लेता हूँ सवाल कि सर ये जो क्या नए वेरिएंट पर ये असरदार होगी, इस पर थोड़ा सा आप बता सकते हैं डॉक्टर जी बीएन अग्रवाल, आप हमारे साथ थोड़े। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर जो मैं जुड़ा। वैक्सीन आई है ये क्या नए वेरिएंट पर असरदार है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये नए वेरिएंट पे असरदार है, और बल्कि जितने वेरिएंट पे उस पे जो हमारी कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक, सब पे बिल्कुल असरदायक है। और कहीं से इसमें झिझक नहीं है कि मैं ले लूंगा तो मुझे नया वेरिएंट होगा तो प्रॉब्लम आएगी। कहीं से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक हमके तत्काल हम लोगों को वैक्सीन लेना भी है। और एक और मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर लोग ये सोचते हैं मैं ये वैक्सीन नहीं, ये वैक्सीन में आपको चॉइस नहीं देखना है, जो भी उपलब्ध है उसको आप लें, जितनी जल्दी लें उतना बेहतर आपके लिए भी और समाज के लिए भी है। तो कहीं से चॉइस नहीं आपको सोचना है बहुत मुझे अच्छी ये बात नहीं कही लेना है, आपने कि सब वैक्सीन जो वैक्सीन भी अच्छी मिले है, असरदायक है। वो ले लें। और हम भी यही अपील कर रहे हैं कि आप सबसे पहले वैक्सीन ले लें, क्योंकि वैक्सीन लेना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो पहले और बाद में क्या करें ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इससे काफी फायदा होगा आपको। आप पहले तो एक सबसे पहले काम करें कि जो भी आपको सूचना मिल रही है वो हमेशा स्वास्थ्य संगठन WHO या यूनिसेफ से ही लें, क्योंकि तमाम तरह की सूचना है, कुछ सूचना उसमें गलत भी है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो वेरीफाइड सोर्स से ही सूचना लें। इसके साथ आप मास्क जरूर लगाएं और साथ में सैनिटाइजर जरूर रखें। अपॉइंटमेंट के लिए आप के बारे में आपको एक नोटिफिकेशन मिला होगा, उसको साथ रखें और अपनी आईडी को रखें, क्योंकि वहां आपको दिखाना पड़ेगी अपनी आईडी अपने वैक्सीनेशन के दौरान। इसके साथ आप एक काम कर सकते हैं कि आधी बांह या ढीली कपड़े पहनकर जाएं, ताकि वैक्सीन लगाने में हेल्थ वर्कर को सहूलियत हो और आपको भी कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ कोई अगर स्वास्थ्य समस्या अगर आपको पहले से भी चल रही है तो आप जो वैक्सीन दे रहे हैं हेल्थ वर्कर उनसे बता दें कि हमको पहले से समस्या है, ताकि वो उसके अनुसार आपको वैक्सीन देना है तय कर लें। इसके साथ ही आप एक काम और जरूर करें कि आपको जिस भी कंपनी की वैक्सीन लगी है, चाहे कोविशील्ड लगे, चाहे या आपके साथ कोवैक्सीन लगे या स्पुतनिक लगे, आप उसका नाम जरूर याद रख लें, क्योंकि अगली बार जब आप जाएं, जब दूसरा डोज जब लगेगा, जब समय आएगा, तब आप जरूर उनको जाकर कहें कि हमें पहला डोज ये लगा था, दूसरा डोज भी यही दीजिए। ये ज्यादा जरूरी है। कृपया नेक्स्ट। अब वैक्सीन के लिए आप क्या करें ये जो हम थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहते हैं ताकि आपको सुविधा हो। आप मास्क लगाकर जाएं। इसके साथ ही दूरी का जरूर ख्याल रखें और आप अपने जीवन में एक मंत्र बना लें, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये मूल मंत्र जरूर बना लें, इससे आपको काफी फायदा होगा। इसके साथ ही आप जो वैक्सीनेशन के दौरान है, ऐसा हो सकता है कि वैक्सीनेशन के दौरान कभी कभी दर्द हो जाता है, जैसे इंजेक्शन लगता है तो हो जाता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़ा सेकंड लगेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इसलिए आप इसमें घबराएं नहीं। और वैक्सीनेशन के दौरान हम सब मास्क पहने रखें, कभी भी अपने मास्क को अलग ना रखें। और अगर किसी तरह से आप परेशानी महसूस करते हैं या आपको कोई तकलीफ लगती है तो आप डॉक्टर से फौरन संपर्क करें। डॉक्टर वीएन अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे इसी सवाल के साथ मैं आना चाहता हूं कि क्या ये हर व्यक्ति के शरीर के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है कि जब उसके बॉडी में जब वैक्सीन जाएगी तो रिएक्शन होगा? कुछ लोगों का कहना है कि मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं चला, सिर्फ सुई लगने का एहसास तक हुआ। जी जी बिल्कुल, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स कभी नहीं होते हैं। ज्यादातर केस यही देखा गया है कि जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां दर्द होता है। कुछ लोगों को सिर दर्द भी हो सकता है, 12 घंटे 24 घंटे तक रह सकता है, और कुछ लोगों को हल्की ठंड के साथ बुखार भी आ सकती है। यही 3 प्रमुख चीजें हैं। इसके अलावा बदन में हल्का दर्द रहना, थोड़ा सा 1-2 दिन तक कमजोरी आना, यह भी एक कॉमन चीजें हैं जो कि किसी वैक्सीन में हो सकता है। आप बच्चों को देखिए, घर में हम लोग बच्चों को वैक्सीन लगवाने ले जाते हैं, बच्चा वैक्सीन लगवा के आता है तो उसको एक बार बुखार चढ़ती है। ये तो वैक्सीन के साथ सिस्टम ही है, कोई ऐसा नहीं है कोरोना वैक्सीन के साथ ही ऐसा होता है। और जो सबसे जरूरी बात है कि जब आप वैक्सीन लगवाएं तो कम से कम सेंटर पे 30 मिनट तक जरूर रुकें। आप हड़बड़ी वहां से चले नहीं, क्योंकि अगर कोई भी मेजर साइड इफेक्ट होना होगा तो वो 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा।
और वहाँ पे जो भी वैक्सीनेटर है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे मैनेज करें। तो 30 मिनट रुक के ही वहां से चलें, और बाकी साइड इफेक्ट तो हर वैक्सीन में थोड़े थोड़े होते हैं, उसी तरीके से इसमें है, कहीं कोई मेजर चीज नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं। तो सर कुछ सवाल आए हैं हमारे पास, हमारे जो दर्शक हैं लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे हमारे पास हरिशंकर जी का एक सवाल है, उन्होंने हमसे पूछा है कि कि वो क्यों ये कह रहे हैं कि ऐसा सुना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो जाता है, और साथ में उनका एक सवाल ये भी है कि 12 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं, तो घबराहट बस सांस फूलने की उनको समस्या भी हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है सर? इसमें थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये कहना था, दोनों वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते बाद ही बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, तो उसके पहले कोरोना होने के चांसेस हो सकते हैं जैसे सामान्य व्यक्ति को होते हैं, क्योंकि दोनों डोज लगने के 2 हफ्ते बाद ही आपकी इम्यूनिटी 70 से 90% होती है। दूसरा, उसके बाद भी अगर आपको कोरोना हो रहा है तो यह संभावना काफी हद तक होती है कि आपको कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आएंगे, ये कभी गंभीर नहीं होगा। तो अगर वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड होता है तो गंभीर होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए कई बार ये होता है साहब, मैंने पहला डोज लगवा लिया और मुझे इसके बाद भी कोविड हो गया, तो उसका कारण यही है कि 2 डोज लगने के 15 दिन बाद ही आपके शरीर में एंटीबॉडी बनती है, और अगर उसके बाद भी हो जाता है तो उसमें कोई मेजर बीमारी, कोरोना अगर होता भी है तो मेजर सिम्टम्स आने की संभावना बहुत कम रहती है। और हम आपको बता दें कि एक डीआरडीओ की दवा है 2DG, ये एक दवा बनाई है डीआरडीओ ने। ये जो दवा है ये कोरोना मरीजों को देने के लिए लॉन्च की गई है और अभी अस्पतालों में दी भी जा रही है। इसको जो बनाने का काम है डीआरडीओ के इन मास लैब के वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर रेजी ने मिलकर बनाया है। ये जो दवाई है, सुन रहे हैं कि कोरोना में काफी फायदा कर रही है, और कोरोना की ये दवा एक सैसे के पाउडर रूप में आती है और इसको पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाता है। इस तरह से, और इसके साथ ही कि आपको कोरोना के लेकर तमाम तरह की देखा जाए तो जिज्ञासाएं हैं और आपके बहुत से सवाल हैं। ऐसे ही कुछ सवाल हमने समेटे और आपको बताने की कोशिश की कि जैसे एक सवाल है कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलता है, इसके संक्रमण कैसे रोका जा सकता है? सर ये दरअसल कोरोना एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलता है और उसको कैसे रोका जा सकता है? सर आप डॉक्टर बीएन अग्रवाल। हाँ बिल्कुल, कोरोना एक शख्स में दूसरे शख्स में फैलता है, इसीलिए तो आपने जो टैगलाइन बनाई है, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, और इसीलिए इसका पालन करना है, क्योंकि हवा में इसके विषाणु तैरते रहते हैं। जब आप कोई मरीज बोलता है, खांसता है, छींकता है, और अगर वो कोविड संक्रमित है तो उसकी खांसने से, छींकने से या उसके बोलने से भी वातावरण में कोरोना वायरस आ जाते हैं, जो कि हवा में तैरते रहते हैं, और ये अगर किसी दूसरे के नाक और मुंह के रास्ते उसके फेफड़े में प्रवेश कर जाता है तो इस व्यक्ति को कोविड संक्रमण हो जाता है। और यही एक कारण है कि मास्क ही सबसे इम्पोर्टेंट टूल है और दूरी बना के रखना ही सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है जिससे कि हम लोग इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। सबसे अब एक सवाल ये उठ रहा है कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है, तो हम आपको बता दें कि वैक्सीन जो है वायरस से बचने के लिए है। इसका उद्देश्य जो होता है वो वैक्सीन लगवाने से आपके शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाते हैं, और अगर वायरस अगर आता है तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ते हैं और आपको वो बीमार होने से बचाते हैं। और जैसे कोई भी वैक्सीन है वो इस वायरस को या एक शख्स को देने पर सबसे कारगर नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि भाई जो उसकी एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा जिस तरह से आती है, यही वजह है कि इसीलिए आपसे कहा भी गया है कि वैक्सीन ले लें। तब भी जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने भी हमको बताया कि आप लगातार पालन करते रहें जो कोरोना गाइडलाइंस है, यानी कि आप 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, हमेशा ध्यान रखें। इसके साथ ही आप ऐसे कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको कोरोना हो सके। आप एक सवाल और भी होता है कि डबल म्यूटेंट में ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन कारगर है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया भी था कि ये बात सही है कि कारगर है और हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, और अगर कोरोना को हराना है तो हमें वैक्सीन लेना है, चाहे जो भी मिल जाए। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट अगर आपको हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो कुछ नंबर है, इन नंबर्स को आप जरूर नोट कर लें। ये नंबर्स आपको भविष्य में काम आएंगे, क्योंकि ये नंबर आप अपनी डायरी में रखें। ये आपको निश्चित रूप से अगर कोरोना होता है तो ये आप जैसे नंबर देख रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर 901123978046 है, ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर अगर आपको लिख लीजिए 1075, अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 0120447322। इसके साथ ही अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी है nvoc2019@gov.in।
अगर फिर भी अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी जाकर संपर्क कर सकते हैं, वहां पर भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इसके साथ अब ये सवाल उठता है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो बड़ा आसान है, आपको सिर्फ www.co.gov.in लिंक की मदद से आप कोविन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ आरोग्य सेतु ऐप है या डेडिकेटेड ऐप है, उनसे भी आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वैक्सीन के लिए बुक कर सकते हैं। और एक सवाल और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं कि 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो वैक्सीनेशन करा सकता है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप जरूर जाएं और वैक्सीन कराएं, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इसके साथ ही एक सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जिसको कोविन वैक्सीन सर्टिफिकेट कहा जाता है, जब आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो ये आपको जारी किया जाता है। दरअसल इसका उपयोग आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि आप जब यात्रा करेंगे या किसी समारोह में आप शिरकत करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाए, क्योंकि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी होगी उनको वहां पर शिरकत करने की इजाजत हो सकती है। साथ ही भविष्य में ऐसी बात चल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं या फिर और भी जगह पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको जरूर अपने पास रखें। ये जो कोविन द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और इसको डिजिटली वेरीफाई भी किया सकता है। इसे कह सकते हैं कि आपका एक तरह से हेल्थ पासपोर्ट हो जाएगा, जो आगे जाके आपको फायदा करेगा। और ये डबल म्यूटेंट हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो डॉक्टर वीएन अग्रवाल, ये डबल म्यूटेंट है क्या? और ये डबल म्यूटेंट की वजह से जो हमारे यहाँ जो लॉस हुआ, जो नुकसान हुआ, उस पर सर आप उससे कैसे बचे हैं? क्योंकि जो चीजें हम देख रहे हैं लगातार कि डबल म्यूटेंट की वजह से हमारे यहाँ जो मौत बढ़ी और केसेस भी बहुत तेजी से बढ़े। देखिए, म्यूटेशन तो आपने जैसे ही बताया था ना, वायरस अपना एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, उसको लगातार चेंज करता रहता है, और जब वो चेंज करता है तो दूसरे तरीके से बिहेव करता है। तो ये माना गया कि डबल म्यूटेंट है, और जिसके वजह से हमारे लहर आई थी, ये ज्यादा खतरनाक थी और पिछली बार के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा संक्रमित कर रही थी। पिछली बार हमने ये देखा था कि इसका संक्रमण जरूर संक्रमित पिछली बार भी कर रहा था, लेकिन अगर एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं तो उसमें से 1 ही 2 लोग संक्रमित होते थे। पर इस बार ये देखा गया कि अगर एक कमरे में 8-10 लोग बैठे हैं तो उसमें से मेजॉरिटी संक्रमित हो जा रही थी। तो डबल म्यूटेंट का संक्रमण दर एक ज्यादा था, इस वजह से इस बार बहुत ज्यादा मरीज संक्रमित हुए, बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हुए। और दूसरा, डबल म्यूटेंट थोड़ा सा आपको डिजीज भी ज्यादा जल्दी कर रहा था, ज्यादा गंभीर रूप से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो अगर आप इसीलिए इस बार हमने देखा कि इस लहर में हमारे ज्यादा जनता हमारी ज्यादा संक्रमित हुई। तो डबल म्यूटेंट निश्चित तौर पे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जो वैक्सीन हम ले रहे हैं ये डबल म्यूटेंट पे भी प्रभावी है, ये हमारी अच्छी बात है। दरअसल एक जब कोरोना की लहर आई तो उसमें हमने देखा कि ब्लैक फंगस भी एक बीमारी हुई, और ब्लैक फंगस ने भी लगातार लोगों को परेशान किया हुआ है। और मैं बता दूं कि ब्लैक फंगस इतना बढ़ गया कि कई राज्यों में से महामारी भी घोषित करना पड़ा। ब्लैक फंगस बेसिकली एक आंखों की बीमारी है, जिसके शिकार होने पर आदमी की आंख में रोशनी जा सकती है, और लगातार हम देख रहे हैं मामले आए हैं। इस बीमारी को मीरोडिस नाम के एक सूक्ष्म जीव के कारण ये होती है, और ये हमारे जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, कि कोरोना में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इस कारण से ये हमें प्रभावित करती है। और लगातार सर, ये ब्लैक फंगस के बारे में आप क्या कहेंगे सर? कैसे हम बच सकते हैं इससे, ब्लैक फंगस से? देखिए, ब्लैक फंगस तो हमारे वातावरण में हर जगह है, और ब्लैक फंगस के भी अपने स्पोर के फॉर्म में वातावरण में घूमता रहता है, हवा के साथ चलता फिरता रहता है। और ये देखा गया कि कोरोना में इस बार की जो लहर आई, इसमें चूंकि मरीज भी ज्यादा थे, मरीज ज्यादा गंभीर भी हो रहे थे, तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल हम लोग को करना पड़ा। स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत आवश्यक भी है, लेकिन कई बार स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल हो गया, अगर मरीज अगर डायबिटिक है, या यह भी देखा गया, इसके बारे में कई थ्योरी चल रही है कि इस बार म्यूकरमाइकोसिस क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया। लेकिन जो 2-3 कारण है स्टेरॉइड का इस्तेमाल, डायबिटीज का मरीज और बॉडी की इम्यूनिटी का लो होना, ये जो 3 चीजें हैं, ये मुख्य कारण माना जा रहा है म्यूकरमाइकोसिस का। ज्यादातर ऐसे मरीज जिनको भर्ती होना पड़ा, जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन चली, उनमें यह चीज ज्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जो भर्ती नहीं हुए, जिनमें ऑक्सीजन नहीं चली, वहां भी म्यूकरमाइकोसिस के केसेज आए। अभी तक ये एक चिकित्सा जगत के सामने एक सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कुछ मरीजों में, बिना जिसमें शुगर भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं चली है। लेकिन हाँ, म्यूकरमाइकोसिस का जो लक्षण है ये हमें जानना है, जिससे कि अगर जैसे ही कोई समस्या हो तुरंत हम डॉक्टर से संपर्क कर सकें। तो अगर आपको कोविड हुआ है
और अगर आपके आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, आपको देखने में परेशानी हो रही है, नाक में कोई समस्या है, दांत दांत में कोई दर्द अगर हो रहा है, चेहरे के आधे हिस्से पे सूजन आ रही है, सर दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत आपने बहुत अच्छी जानकारी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जिम्मा मेरी साथी उमंगनूर संभालेंगी। वो आपको बताएंगी कि वैक्सीन के बारे में किस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, किस तरह की फेक न्यूज चल रही हैं और आप उन फेक न्यूज से कैसे बच सकते हैं। मीडिया साक्षरता अभियान